Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video. Today we are going to discuss on some practical aspects of the syllabus, and today I will cover the skeletal system because students of second year and MSc final there is osteology in their practical syllabus. सो आज के इस व्याख्यान में ऑस्टियोलॉजी पे मैं संक्षेप में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में आपसे मैं शेयर करूंगा। आपके कोर्स में फंडामेंटली 4 एनिमल्स की हड्डियां कोर्स में है, जिसमें एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस में मेंबर के रूप में फ्रॉग की जैसी हड्डियां हैं, रेप्टाइल्स में वेरनस की हड्डियां हैं, बर्ड्स में फाउल की हड्डियां हैं और मैमल्स में रैबिट की जो हड्डियां हैं। तो 4 एनिमल्स की कंपैरेटिव ऑस्टियोलॉजी आपके कोर्स में चलती है और हमारे म्यूजियम में ह्यूमन का भी स्केलेटन हमारे पास पड़ा है। तो इन सभी पे मैं आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो व्हाट इज़ स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, स्केलेटन कितने प्रकार का होता है, स्केलेटन की डेफिनेशंस क्या है, स्केलेटन में कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, कौन कौन सी इसके अंदर कैविटीज़ होती है। तो इन मेन फंडामेंटल बातों को कवर करते हुए मैं ये व्याख्यान आपसे हैंडल करूँगा। व्हाट इज़ स्केलेटन, स्केलेटन क्या है, कंकाल क्या है। कंकाल की सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है कि शरीर में पाई जाने वाली ऐसी रचनाएं जो शरीर को आलंबन और दृढ़ता प्रदान करती है, उनको कंकाल के नाम से जाना जाता है। अर्थात स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी and support to the body is called as skeleton। तो शरीर की वे रचनाएं जो शरीर को आलंबन और दृढ़ता प्रदान करती है, ऐसी रचनाएं कंकाल के नाम से जानी जाती है या स्केलेटन कहलाती है। स्केलेटन लोकेशन के आधार पर 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल, और एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल तो वो होता है जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है। एक्सोस्केलेटन is that skeleton which is present outside the body। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, जैसे अपने हाथों में जो नाखून हैं, नखर हैं, गाय भैंसों में जो सींग हैं, पैरों में खुर हैं, सांपों में जो सल्क हैं, यानी शरीर के बाहर जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी बाह्य कंकाल के रूप में काउंट होती है। और जितनी भी एक्सोस्केलेटन होती है ये प्राय एक्टोडर्मल होती है, यानी इनकी उत्पत्ति एपिडर्मिस के द्वारा होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसमें मेन एग्जांपल हो गए नेल, क्लॉज, इसके अलावा गाय भैंसों के जो सींग हैं, हॉर्न, गाय भैंसों के जो खुर होते हैं, हुप, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एपिडर्मल स्केल्स, बाल, हेयर। तो ये जितने भी एक्सोस्केलेटन है ये एक्टोडर्म के द्वारा बनते हैं। और अंतःकंकाल जो होता है ये शरीर के अंदर उपस्थित होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। और एंडोस्केलेटन जो है ये भी 2 टाइप का है। इसमें एक कंकाल तो वो है जो शरीर की मेन एक्सिस बनाता है, शरीर की मुख्य एक्सिस बनाता है, इसके तो बोलेंगे अक्षीय कंकाल या एक्सियल एंडोस्केलेटन। और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल, इसको बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन।
तो यहाँ पर अक्षीय कंकाल तो वो है जो शरीर की मेन एक्सिस में प्रेजेंट है, बॉडी की मेन एक्सिस में प्रेजेंट है, और उपांगीय कंकाल वो है जो भुजाओं का निर्माण करता है। अब अक्षीय कंकाल में जो मेन जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके अंदर एक तो जैसे कपाल या स्कल, दूसरी रचना इसके अंदर होती है रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम, तीसरी जो स्ट्रक्चर है इसमें वो होती है स्टर्नम, और चौथी जो रचनाएं हैं ये होती है पसलियाँ। तो अपनी बॉडी की मेन एक्सिस जो बनती है, शरीर की जो धुरी बनती है वो इन 4 पार्ट से बनती है। एक्सिस के अंदर कपाल हो गया या क्रेनियम हो गया, रीढ़ की हड्डी होगी वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम हो गया, पसलियाँ होगी, और उपांगीय कंकाल जो होता है इसके अंदर हाथ और पैर की हड्डियाँ शामिल है। तो हाथों के अंदर जो हड्डियाँ हैं जिसको अग्रभुजा बोलेंगे अपन, फोर लिम्ब, और टांगों जो होती है इसको पश्चभुजा के नाम से या हाइंड लिम्ब के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट चलता है, दोनों के अंदर गार्डिल होती है, दोनों के अंदर हड्डियाँ होती है। तो फोर लिम्ब में क्रम से जो हड्डियाँ हैं ये मैं नाम आपसे शेयर करूँगा। जैसे हाथों के अंदर जो गर्डल होती है इसको पेक्टोरल गर्डिल के नाम से या अंश मेखला के नाम से जाना जाता है, पेक्टोरल गर्डिल। टांगों में इसको बोलेंगे श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डिल जो होती है इससे ह्यूमरस हड्डी जुड़ी रहती है, और पेल्विक गर्डल जो होती है इससे फीमर जुड़ी रहती है। ह्यूमरस से जो हड्डियां जुड़ी है आगे, इनको रेडियोल्ना के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ये 2 हड्डियां होती हैं, 2 हड्डियां कंबाइंड है, इसलिए इनको रेडियोल्ना के नाम से जाना जाता है। और टांगों के अंदर भी 2 हड्डियां होती है, इनको टीबियो फिबुला के नाम से जाना जाता है। रेडियोल्ना के बाद में जो हड्डियां होती है कलाई की, यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्पल बोन। टांगों में इनको बोलेंगे टार्सल बोन। कार्पल के बाद में जो हड्डियां होती है ये कहलाती है मेटाकार्पल। इसी तरह टार्सल के बाद में जो हड्डियां होती है इनको बोलते हैं मेटाटार्सल। और मेटाकार्पल के बाद में फिर अंगुलियां होती है, जिसमें अंगूठा होता है, 4 अंगुलियां होती है, इनको बोलते हैं फैलेंजेस या अंगुलियां। इसी तरह टांगों में अंगुलियां होती है, इसको बोलेंगे फैलेंजेस। तो ये तो एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन हो गया इस कंकाल का। तो स्केलेटन बॉडी की वे स्ट्रक्चर है जो शरीर को आलंबन और दृढ़ता प्रदान करती है। ऐसी रचनाएं कंकाल के नाम से जानी जाती है। लोकेशन की बेसिस पे कंकाल 2 प्रकार का हो गया, बाह्य कंकाल और अंतर कंकाल। एक्सोस्केलेटन शरीर के बाहर होता है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, मृत प्रकार का होता है। इसके मेन एग्जाम्पल है जैसे नेल, क्लॉज, हॉर्न, हुप, स्केल्स और हेयर। एंडोस्केलेटन जो है ये फिर बॉडी की एक्सिस बनाती है, उसको एक्सियल स्केलेटन बोलेंगे। बॉडी की जो उपांग बनाता है इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलेंगे। बॉडी की मेन एक्सिस में कपाल होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, स्टर्नम होता है, पसलियाँ होती है,
और अग्रभुजाओं के अंदर पेक्टोरल गर्डिल, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। इसी तरह टांगों के अंदर पेल्विक गर्डल, फीमर, टिबियोफिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। अब इनका ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एनिमल में 4 एनिमल्स की हड्डियां हैं और चारों का कंपैरिजन 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक जो आइडिया है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे अक्षय कंकाल में फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज स्कल, स्कल या कपाल या क्रेनियम। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है उसमें गैस्ट्रुला के बाद में न्यूरुलर स्टेज बनती है और न्यूरुलर स्टेज के बनने को न्यूरुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो गैस्ट्रुला जब न्यूरुला में कन्वर्ट होता है उसमें डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म होती है वो एक खोखले पाइप के समान न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होती है और न्यूरल ट्यूब का आगे का जो भाग होता है वो ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे का जो भाग है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्रेन जब बन गया तो ब्रेन को फिर क्या प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉर्डेट के अंदर कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जिसमें कपाल नहीं होता है, उनको एक्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। ए मीन्स एब्सेंट, जिसके अंदर क्रेनियम एब्सेंट हो, और जिसमें कपाल उपस्थित होता है उनको क्रेनिएटा के नाम से जाना जाता है। अब अपनी बॉडी में जो ब्रेन है पूरा, ये पूरा ब्रेन इस कपाल के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अब इस कपाल में जो हड्डियां होगी उन हड्डियों की नोमेनक्लेचर ब्रेन के लोब के बेसिस पे है, यानी ब्रेन के जिस पार्ट के ऊपर जो हड्डी होगी उसका नाम जनरली वही होता है। जैसे मान लीजिए ब्रेन में लोब है फ्रंटल लोब, अब फ्रंटल लोब के जस्ट ऊपर जो हड्डी है उसको फ्रंटल बोन के नाम से जाना जाएगा। ब्रेन में मान लीजिए टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब के ऊपर जो हड्डी होती है उसको टेम्पोरल बोन के नाम से जाना जाएगा। ब्रेन में जैसे पैराइटल लोब होता है, पैराइटल लोब पे जो हड्डी होती है उसको पैराइटल बोन के नाम से जाना जाएगा। ऑल्फैक्टरी लोब को कवर करने वाली जो हड्डियाँ हैं उनको ऑल्फैक्टरी बोन के नाम से जाना जाएगा। तो कपाल की हड्डियों की जो टर्मिनोलॉजी है वो जनरली ब्रेन के पिंडों के आधार पर है। दोनों में सिमिलरिटी है। फ्रंटल लोब कवर्ड बाय फ्रंटल बोन, टेम्पोरल लोब कवर्ड बाय टेम्पोरल बोन, पैराइटल लोब कवर्ड बाय पैराइटल बोन। अब जितने भी कपाल होंगे उन कपाल में पीछे एक होल होता है, छेद होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इस फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बाहर निकलता है और फोरामेन मैग्नम में रीढ़ की हड्डी की पहली जो वर्टिब्री होती है जिसको एटलस वर्टिब्री बोलते हैं, वो एटलस वर्टिब्री इस फोरामेन मैग्नम के अंदर फिट होती है। तो अपनी बॉडी में जैसे कपाल है और कपाल में यहाँ पर ये फोरामेन मैग्नम है, इस फोरामेन मैग्नम से ये मेरुरज जो निकल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रहा है और इस कपाल में अपनी गर्दन की जो पहली जो वर्टिब्री है जिसको एटलस बोलते हैं, ये एटलस वर्टिब्री इसके अंदर फिक्स होती है। अब कपाल का जो ये जो निचला जो पार्ट है इसको जबड़ा या मैंडिबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सस्पेंशन जो होता है ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का होता है। कपाल भी अलग अलग टाइप के हैं। अब यदि रेप्टाइल का क्लासिफिकेशन देखो तो उसमें आपको एनएफसी टाइप के मिलेंगे, डाइप्सी टाइप के मिलेंगे, पैरेप्सी टाइप के मिलेंगे। तो कपाल के अंदर भी एक तरह से इवोल्यूशन है वो देखने को मिलता है। और जबड़े का जो जॉइंट है कपाल के साथ, ये जॉइंट भी अलग अलग होता है। और एमएससी में तो अलग से ये क्वेश्चंस भी आता है जॉ सस्पेंशन। तो जॉ सस्पेंशन के आधार पर ये ऑटोस्टाइलिक टाइप का सस्पेंशन होता है, क्रेनियोस्टाइलिक टाइप का सस्पेंशन होता है। अपनी बॉडी में जैसे क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन है और अपनी बॉडी में जो निचला जो जबड़ा होता है केवल इसी में मूवमेंट होती है, ऊपरी जबड़े में मूवमेंट नहीं होती है। दूसरी तरफ आप रेप्टाइल्स में देखो, रेप्टाइल्स के अंदर आपने देखा होगा अजगर जैसे मान लीजिए माउथ तो छोटा सा है लेकिन बड़ी से बड़ी हिरण है, नीलगाय है, उसको निकल लेता है। तो इनकी जो हड्डियाँ हैं वो फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट होती है। इनके दोनों जबड़ों के अंदर मूवमेंट होती है, इससे पूरा जबड़ा जो होता है वो खुल जाता है और अपने से बड़े आकार के एनिमल जो होते हैं उनको वो निगल लेता है। तो ये तो एक्सेल स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट दैट इज स्कल। अब स्कल के बाद में सेकंड जो स्ट्रक्चर आएगी दैट इज वर्टिब्रल कॉलम।
ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अपनी इस मेन एक्सिस में रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी के अंदर कशेरुकाएँ हैं, वर्टिब्री है। इन वर्टिब्री को लोकेशन की बेसिस पे 5 मेन डिवीजन में बांटा गया है। जैसे गर्दन में जो वर्टिब्री है इनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोलेंगे, छाती में जो वर्टिब्री है इनको थोरेसिक वर्टिब्री बोलेंगे, डायफ्राम के नीचे जो वर्टिब्री है इनको लंबर वर्टिब्री बोलेंगे, नाभि के निकट जो है इनको सैक्रल वर्टिब्री बोलेंगे, और लाच में पूंछ वाला जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जो हड्डियां होती है इसको कॉडल वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां हैं इन वर्टिब्री को 5 मेन जोन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज सर्वाइकल वर्टिब्री, सेकंड कैटेगरी is thoracic vertebrae, third category is lumbar vertebrae, fourth category is sacral vertebrae, and fifth group इज कॉडल वर्टिब्री। अब सर्वाइकल वर्टिब्री जो है इनकी संख्या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होगी। जैसे अपने जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में गर्दन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनमें वर्टिब्री की संख्या हमेशा 7 होती है। आप चाहे चूहे की गर्दन देख लो, चाहे ऊँट की गर्दन देख लो, चाहे जिराफ की गर्दन देख लो, सभी की गर्दन के अंदर 7 वर्टिब्री होती है। ये नेचर ने सेलेक्ट कर रखा है हमेशा ही। तो जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, उनकी गर्दन में हमेशा 7 वर्टिब्री पाई जाती है और इनको रिप्रेजेंट करते हैं C1 से C7 तक, यानी सर्वाइकल फर्स्ट, सर्वाइकल सेकंड, सर्वाइकल थर्ड, सर्वाइकल फोर्थ। और पहली जो C1 होती है, पहली जो वर्टिब्री है, इसको हमेशा एटलस के नाम से जाना जाता है। कोई भी एनिमल हो उसमें पहली वर्टिब्री को हमेशा एटलस वर्टिब्री बोलेंगे। और एटलस वर्टिब्री जो होती है ये कपाल के महारंध्र के साथ जुड़ी रहती है, फोरामेन मैग्नम के साथ जुड़ी रहती है। 2 नंबर की जो वर्टिब्री है C2, इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक्सिस वर्टिब्री उन्हीं एनिमल्स में पाई जाएगी जिनकी गर्दन में मूवमेंट होती है। जैसे अपनी गर्दन को आप दाएं बाएं घुमा सकते हो, आप गर्दन को ऊपर नीचे घुमा सकते हो, आप अपनी गर्दन को चाहो तो क्लॉकवाइज घुमा सकते हो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। लेकिन कई एनिमल ऐसे हैं जिनकी गर्दन में मूवमेंट नहीं होती है। इस तरह के एनिमल आपके घरों के आसपास आप रोज़ाना देखते हो सुबह शाम। मेंढक है, जैसे मेंढक की गर्दन है उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, दाएं बाएं नो मूवमेंट। तो मेंढक के अंदर एक्सिस वर्टिब्री नहीं होगी। सर्वाइकल वर्टिब्री तो होगी लेकिन एक्सिस, उसके अंदर रोटेशन नहीं है, गर्दन के अंदर घूर्णन नहीं है, किसी प्रकार की उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए मेंढक में एक्सिस वर्टिब्री नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। और बाकी की जो वर्टिब्री है इनको टिपिकल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। तो गर्दन में जो वर्टिब्री इनको शॉर्ट एब्रिविएशन के रूप में सी के नाम से, C फॉर सर्वाइकल, जितनी भी संख्या होगी C1, C2, C3, C4, पहली सर्वाइकल एटलस कहलाएगी, दूसरी सर्वाइकल एक्सिस कहलाएगी, बाकी की सर्वाइकल टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री के नाम से जानी जाएगी। इसी तरह थोरैक्स में जो वक्स में जो वर्टिब्री है इसको T के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, T फॉर थोरेसिक। और थोरैक्स में भी कशेरुकाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर अपने 12 हैं टोटल, तो इनको भी T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ एनिमल्स में एंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक इस नाम से भी रिप्रेजेंट करता है। तो वक्स में पाई जाने वाली जो हड्डियाँ होगी इनको थोरेसिक वर्टिब्री के नाम से जाना जाएगा। और इसके बाद में जो
थोरेक्स के बाद में जो वर्टिब्री है इनको लंबर वर्टिब्री के नाम से एल के रूप में इनको रिप्रेजेंट करेंगे, L1, L2, L3। कुछ एनिमल में एंटीरियर लंबर, पोस्टीरियर लंबर। तो डायफ्राम के नीचे, जस्ट नीचे जो बाद में जो हड्डियां हैं ये लंबर वर्टिब्री है, और लंबर वर्टिब्री के बाद में जो हड्डियां होगी ये सैक्रल वर्टिब्री होती है, और इनको एस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और सैक्रल वर्टिब्री जो होती है इसमें पूरी बॉडी का वेट पड़ता है, इसलिए सैक्रल वर्टिब्री फ्री नहीं होगी, इनका फ्यूजन हो जाता है। और जनरली 4 वर्टिब्री का फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपने ह्यूमन में भी आप सैक्रम हड्डी ये देखो यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पर 4 रीढ़ की हड्डियाँ एक दूसरे से बहुत ही दृढ़ता से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। यहाँ पर कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत होता है, इनका जो जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है इस सैक्रम के ऊपर पड़ रहा है। और जो आदमी मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, गड्ढों के ऊपर से वाहनों को चलाते हैं, उनकी सैक्रल वर्टिब्री जो होती है वो डिसलोकेट हो जाती है, उनकी कमर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। और सैक्रल वर्टिब्री जो होंगी वो ट्रायंगुलर प्रकार की दिखाई देगी, यानी फर्स्ट सैक्रल बड़ी है, सेकंड सैक्रल थोड़ी और छोटी है, थर्ड और छोटी है, चौथी और छोटी है। तो फ्यूजन के कारण इनकी जो आकृति है वो लगभग ट्रायंगुलर प्रकार की होती है। और लास्ट में जो फिर पार्ट है ये होता है कॉडल वर्टिब्री। और कॉडल वर्टिब्री में जिस एनिमल में पूंछ लंबी होगी उनमें कॉडल वर्टिब्री की संख्या भी ज़्यादा होगी। स्नेक है मान लो, है स्नेक जैसे किंग कोबरा है तो 10-12 फीट लंबा होता है, उनके अंदर कॉडल वर्टिब्री की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैमल्स में भी पूंछ है, गाय भैंसों में पूंछ है, लेकिन गाय भैंसों की जो पूंछ है उसके अंदर वर्टिब्री नहीं है, उसमें नोटोकॉर्ड का पार्ट है। लेकिन फिर भी कॉडल वर्टिब्री को अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे मेंढक में जो कॉडल होती है इसको यूरोस्टाइल बोलते हैं। मेंढक में जो कॉडल वर्टिब्री है इसको यूरोस्टाइल के नाम से जाना जाता है। रेप्टाइल में जो पूंछ की जो कशीरकाएँ होती है इनको कॉडल वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। पक्षियों में कॉडल वर्टिब्री को पाइगोस्टाइल के नाम से जाना जाता है। मैमल्स में इसको प्राय कॉसिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने ह्यूमन में जो लास्ट जो वर्टिब्री होती है इसको कॉसिक्स के नाम से जाना जाता है। और कई बार तो कुछ बच्चों में कॉसिक्स है वो शरीर के बाहर निकली भी रहती है पूंछ के रूप में। तो एक तरह से ये एक तरह से एंसेस्ट्रल फीचर है, एक तरह से पूर्वजों का जो लक्षण है। तो ये बेसिक पार्टीशन है एक किसके वर्टिब्री के, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री, कॉडल वर्टिब्री। अब इन वर्टिब्री में मेन जो पार्ट होता है इसके आइडेंटिफिकेशन का वो होता है इसका सेंट्रम। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल फिगर मैं जैसे बनाऊंगा वर्टिब्री का। वर्टिब्री में डॉर्सल सरफेस पे जो आर्च दिखाई देता है इसको बोलते हैं न्यूरल स्पाइन। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्टिब्री के अंदर न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट हो। कुछ में न्यूरल स्पाइन बहुत बड़ा होता है, कुछ में बहुत छोटा होता है। जैसे एटलस वर्टिब्री है तो न्यूरल स्पाइन लगभग एब्सेंट ही है। न्यूरल स्पाइन के जस्ट नीचे इसके अंदर कैनाल है, इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। और इस न्यूरल कैनाल के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। इस वर्टिब्री में आगे की तरफ 2 उभार निकले रहते हैं, इनको बोलते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस। प्री जाइगोपोफाइसिस।
इसके पार्श्व में प्रवर्ध निकले रहते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, अनप्रस्थ प्रवर्ध। अनप्रस्थ प्रवर्ध की शेप और साइज अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हो सकती है। इसी तरह पीछे की तरफ इसमें प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, ये कहलाते हैं पोस्ट जाइगोपोफाइसिस। आगे की तरफ प्री जाइगोपोफाइसिस है, पीछे की तरफ पोस्ट जाइगोपोफाइसिस है। और ये प्री और प्रो जाइगोपोफाइसिस जो है, इसकी रचना वैसी होती है जैसे ऊँट के ऊपर पिलान जो अपन रखते हैं बैठने के लिए। तो पिलान में आपने देखा होगा 2 डंडियाँ आगे नहीं रहती है। या पुराने ज़माने में शादी के समय जो दुल्हन को ले जाने के लिए जो काठी होती थी, है जिसको कंधे पे बैठ के ले जाते थे दुल्हन को, तो उसमें पकड़ने के लिए जैसे जो पार्ट होते हैं उस तरह के ये प्रोजेक्शंस 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। और इसका ये जो पार्ट है सेंट्रम के इस न्यूरल कैनाल के जस्ट नीचे, ये पार्ट इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट कहलाता है सेंट्रम। अब सेंट्रम कैसा होगा उसकी बेसिस पे इन वर्टिब्री की फिर नॉमेनक्लेचर होती है। तो कुछ सेंट्रम तो ऐसा है जो दोनों तरफ से एकदम चपटा होता है, उसको एसिलस वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। कुछ में आगे अवतल गड्ढा होता है, पीछे उत्तल उभार होता है, उसको प्रोसिलस वर्टिब्री बोलते हैं। कुछ में दोनों तरफ अवतल गड्ढे होते हैं, उनको एम्फिसिलस वर्टिब्री बोलते हैं। कुछ में उबड़ खाबड़ होती है, उसको हेटेरोसिलस वर्टिब्री बोलते हैं। तो सेंट्रम की शेप और साइज कैसी है उसको मैं सिंपली फिगर के रूप में जैसे यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। तो सेंट्रम की बेसिस पे पहले तो मैं वर्टिब्री की टाइप्स आपको बता देता हूँ। एक तो होती है एसिलस वर्टिब्री। ए मीन्स एब्सेंट, सिलस मीन्स कैविटी। एसिलस जो वर्टिब्री होगी इसके अंदर कोई कॉनकैविटी नहीं है, कोई कॉन्वेक्सिटी नहीं है। हाँ, एक होती है प्रोसिलस। प्रोसिलस वर्टिब्री में क्या होगा, वर्टिब्री के आगे अवतल गड्ढा है, पीछे इसमें उत्तल उभार है। एक होती है मेटासिलस वर्टिब्री। मेटा मीन्स आफ्टर। इस तरह की वर्टिब्री में आगे की तरफ उत्तल उभार होता है, पीछे उत्तल गड्ढा होता है, यानी प्रोसिलस की जस्ट उल्टी। हाँ, एक होती है इसमें एम्फिसिलस। एम्फी मीन्स बोथ साइड। और इस तरह की जो वर्टिब्री होती है इसमें वर्टिब्री के आगे भी कॉनकेव कैविटी है, वर्टिब्री के पीछे भी कॉनकेव कैविटी है। और एक होती है हेटेरोसिलस। हेटेरोसिलस में क्या होगा, इसके अंदर उबड़ खाबड़ टाइप की होती है, यानी उभार भी होते हैं, गड्ढे भी होते हैं। और इस तरह की जो वर्टिब्री होती है इसको हेटेरोसिलस के नाम से जाना जाता है। इनको जैसे मैं फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करूं, शॉर्ट फिगर के रूप में, जैसे सबसे पहली जो टाइप है एसिलस। एसिलस की जो शेप होगी है वो जनरली इस तरह की होगी। इसका आगे का भाग भी चपटा है, पीछे का भाग भी चपटा है। इसमें आगे के भाग को मैं तीर के रूप में दिखा रहा हूँ, पीछे के पार्ट को प्लस के रूप में दिखा रहा हूँ। प्रोसिलस जो वर्टिब्री होगी इसमें आगे की तरफ अवतल गड्ढा होगा और पीछे की तरफ इसमें उत्तल उभार होगा। दिस इज प्रोसिलस। मेटासिलस वर्टिब्री में आगे उत्तल उभार होगा और पीछे की तरफ इसमें
अवतल गड्ढा होगा। एम्फिसिलस वर्टिब्री में वर्टिब्री के आगे भी अवतल गड्ढा होगा और वर्टिब्री के पीछे भी अवतल गड्ढा होता है। तो दोनों तरफ इसके अंदर कॉनकेविटी पाई जाती है, इसलिए इसको एम्फिसिलस बोलते हैं। एम्फी मीन्स बोथ साइड। और हेटेरोसिलस वर्टिब्री जो होती है ये उबड़ खाबड़ है, जिस तरह कोई पत्थर हो, जैसे पहाड़ का पत्थर हो, उबड़ खाबड़ टाइप का। और इसके अंदर जो सेंट्रम की टाइप जो होती है वो इसके अंदर हम्प्टी डम्प्टी टाइप की होती है। तो सेंट्रम की बेसिस पे ये वर्टिब्री का क्लासिफिकेशन है। यदि वर्टिब्री में दोनों तरफ कोई भी गड्ढे नहीं हो, दोनों तरफ की सरफेस यदि चपटी हो, प्लेट हो, तो इसको एसिलस वर्टिब्री बोलेंगे। यदि आगे कॉनकेविटी हो, पीछे कॉन्वेक्सिटी हो, तो इसको प्रोसिलस वर्टिब्री बोलेंगे। यदि आगे कॉन्वेक्सिटी हो, पीछे कॉनकेविटी हो, तो इसको मेटासिलस वर्टिब्री बोलेंगे। यदि दोनों तरफ कॉनकेविटी हो, तो इसको एम्फिसिलस वर्टिब्री बोलेंगे। यदि दोनों सेंट्रम हम्प्टी डम्प्टी टाइप का हो, उसमें रीजेज और फरोज हो, उबड़ खाबड़ हो, तो इसको हेटेरोसिलस वर्टिब्री के नाम से जाना जाता है। तो ये वर्टिब्री के बारे में एक बेसिक आइडिया। अब इसके बाद में जो तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है ये वाला पार्ट है अपना, छाती के अंदर ये जो हड्डी है बीच में, ये स्टर्नम है। और स्टर्नम से रीढ़ की हड्डियां हैं वो जुड़ी है। तो रीढ़ की हड्डी का आगे वाला जो पार्ट है वो तो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, पीछे वाला जो पार्ट है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। और अपनी बॉडी में जैसे 12 जोड़ी ये पसलियां होती है, 12 जोड़ी रिब्स हैं। इसमें पहली जो 8 जोड़ी है उनको वास्तविक पसलियां बोलते हैं, ट्रू रिब्स, 1 से 8 तक। 9 और 10 नंबर की जो है इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और 11 और 12 जोड़ी है इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। तो अपने मनुष्यों के अंदर जो पसलियां जो हैं रिब्स, ये रिब्स 3 टाइप की है इसके अंदर। एक तो ट्रू रिब्स, ये होती है पहली 1 से 8 जोड़ी। इसके बाद में फॉल्स रिब्स, ये होती है 9 और 10 नंबर। और फ्लोटिंग रिब्स ये होती है 11 और 12 नंबर की। तो पसलियों का आगे वाला पार्ट स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, पीछे वाला जो पार्ट है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। यदि पसलियां दोनों तरफ से जुड़ी है तब तो इसको बोलेंगे बाइसिफिलस, और एक तरफ से यदि जुड़ी हो तब इसको बोलेंगे यूनिसिफिलस। जैसे कुछ पसलियां ऐसी है जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उनके द्वारा वो कनेक्टेड है। तो एक तरफ यदि कनेक्टेड हो तो उसको यूनिसिफिलस बोलेंगे, दोनों तरफ से जॉइंट है इसको बाइसिफिलस बोलेंगे। तो ये एक मेन शॉर्ट में कवरेज हो गया किसका, अक्षीय कंकाल का। तो अक्षीय कंकाल में कपाल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम होगी, रिब्स होगी। अब चलते हैं अपन इसका सेकंड पार्ट दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में अग्रभुजाएं हैं, पश्चभुजाएं हैं। अग्रभुजा में पेक्टोरल गर्डिल, इससे ह्यूमरस जुड़ी रहती है, इससे रेडियोल्ना जुड़ी रहती है, इससे कार्पल जुड़ी रहती है, इससे मेटाकार्पल जुड़ी रहती है, इससे फेलेंजेस जुड़े रहते हैं। इसी तरह टांगों में पेल्विक गर्डिल है, फीमर है, टिबिया फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, फेलेंजेस है। इन दोनों को मैं एक कॉमन हाइपोथेटिकल फिगर के द्वारा, बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और इस डायग्राम को देखने से आपका उपांगीय कंकाल पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज this is girdle, suppose this is girdle। अब हाथों में
इसको बोलेंगे पेक्टोरल गर्डल। टांगों में इसको बोलेंगे पेल्विक गर्डल। तो अपने कंधों में जो गर्डिल है ये पेक्टोरल गर्डिल है, टांगों में जो है ये पेल्विक गर्डिल है। और दोनों ही गर्डिल में 3-3 हड्डियां होती है। जैसे पेक्टोरल गर्डिल में जो हड्डियां हैं दैट इज सुप्रास्कैपुला, सेकंड हड्डी होती है स्कैपुला, और तीसरी हड्डी इसके अंदर होती है कोरेकॉइड। तो पेक्टोरल गर्डिल के अंदर ये 3 हड्डियां हैं इसमें, सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला, कोरेकॉइड। इसी तरह पेल्विक गर्डल में भी 3 हड्डियां होती है और इन हड्डियों को नोमेनक्लेचर किया जाता है। पहली हड्डी है इलियम, सेकंड हड्डी का नाम है इस्चियम, और तीसरी हड्डी इसमें होती है प्यूबिस। तो पेक्टोरल गर्डिल में 3 बोन होगी, सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला, कोरेकॉइड। पेल्विक गर्डिल में भी 3 हड्डियां होगी, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अब इसके अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी का भी अलग अलग नाम होगा। हाथों में तो इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। जैसे ये कैविटी है, इस कैविटी का नाम अगर भुजाओं में तो क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी। और टांगों में इस कैविटी का नाम होगा एसिटेबुलम, एसिटेबुलम। अब इस कैविटी में हाथ है तो ह्यूमरस फिट होगी, ये वाली हड्डी। टांगे हैं तो इसके अंदर फीमर फिट होगी। तो इस कैविटी के अंदर नेक्स्ट हड्डी जो फ्यूज हो रही है हाथों में, इसको बोलेंगे ह्यूमरस। टांगों में इसको बोलेंगे फीमर। अब इस ह्यूमरस और फीमर से फिर 2 हड्डियां और कनेक्ट होगी। हाथों में एक हड्डी का नाम होता है रेडियो, और दूसरी हड्डी का नाम होता है अल्ना। इसलिए कॉमनली इसको बोलते हैं रेडियो अल्ना। जैसे अपने हाथों में ये देख रहे हो आप, खांच है यहाँ पर, तो ये खांच दिख रही है, इसमें एक हड्डी रेडियो है, एक अल्ना है। अब क्वेश्चन है कि इसमें पता कैसे करें कौन सी हड्डी रेडियो है, कौन सी अल्ना है। तो इसमें याद करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि अल्ना के अंदर एल आता है। एल का मतलब लॉन्ग, इसका मतलब अल्ना जो हड्डी है वो लंबी है, रेडियो जो हड्डी है छोटी है। तो हाथों में इन दोनों हड्डियों को कॉमनली नाम दिया जाता है रेडियो अल्ना, जबकि एक्चुअल में 2 हड्डियाँ हैं और इन दोनों हड्डियों की ये खांच आप देख रहे हो, ट्यूबरोसिटी ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह टांगों में भी 2 हड्डियाँ हैं और टांगों में
इसको बोलेंगे टीबियो फिबुली। एक हड्डी का नाम तो होगा टीबियो, दूसरी हड्डी का नाम होगा फिबुला या फिबुली। तो कॉमनली इसको बोलते हैं टीबियो फिबुला या टीबियो फिबुली। अब इसके नीचे फिर कलाई की हड्डियां आएगी। हाथों में इसको कार्पल बोलेंगे, टांगों में इसको टार्सल बोलेंगे। तो कार्पल बोन जो है ये 8 होती है मनुष्यों में और 2 पंक्तियों में अरेंज रहती है। पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 5। हाथों में इसको बोलेंगे कार्पल। टांगों में इसको बोलेंगे टार्सल। और हर कार्पल का अलग अलग नाम है। जो कॉन्ड्रोजेनेसिस का पैटर्न होता है, ऑस्टियोजेनेसिस का पैटर्न होता है, इसके अंदर चेंजिंग आती रहती है। और कार्पल बोन जो होती है इसके अंदर फ्यूजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि ह्यूमरस की साइज बड़ी है तो इसमें ज़्यादा कोशिकाएं भाग ले रही होगी। इसमें कोशिकाएं बहुत कम पार्टिसिपेट करती है। कलाई की जो हड्डियाँ हैं इनमें सेल्स का फ्यूजन होता है। तो मान लीजिए पूरी हाथ के अंदर 100% सेल है तो 30% सेल से केवल कलाई बनती है, क्योंकि यहाँ पर सेल का फ्यूजन देखने को मिल रहा है। और हर कार्पल का, हर टार्सल्स का अलग अलग नाम है इसमें। अब इसमें जैसे मान लीजिए रेडियो हड्डी के नीचे जो कार्पल है इसको रेडियली बोलेंगे, अल्ना के नीचे है इसको अल्नरी बोलेंगे, बीच में जो है इसको सेंट्रली बोलेंगे। तो हर कार्पल का अलग अलग नाम है। इसी तरह हर टार्सल का अलग अलग नाम है। अब कार्पल के बाद में ये जो हथेली की जो हड्डियाँ हैं इनको मेटाकार्पल्स बोलेंगे, पैर में इसको मेटाटार्सल्स बोलेंगे। तो कार्पल के बाद में जो कनेक्शंस हैं इनको हाथों में इसको बोलेंगे मेटाकार्पल, टांगों में इसको बोलेंगे मेटाटार्सल। जो अपनी बॉडी पेंटाडेक्टाइल है, 5 अंगुलियों वाले प्राणी हैं, नेचर ने सेलेक्ट किया है। कई आदमियों की 6 अंगुलियां होती है, पॉलीडेक्टाइली है, ये पूर्वजों का लक्षण है। तो नेचर ने 5 अंगुलियां हैं वो सेलेक्ट करी है, 4 नहीं करी है, 6 नहीं करी है। हालांकि कुछ रेयर केस में कुछ बच्चों के 6 अंगुलियां होती है, कई बार 10 अंगुलियां के हाथ पैर भी है वो डेवलप हो जाते हैं, देखे हमने। तो इनको हाथों में तो इसको बोलेंगे मेटाकार्पल, टांगों में इसको बोलेंगे मेटाटार्सल, अब कार्पल और मेटाटार्सल इसके बाद फिर ये अंगुलियां होती है, 5 अंगुलियां। तो पहली अंगुली है ये तो अंगूठा है, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं और बाकी की जो हड्डियां हैं इनके अंदर 3-3 डिजिट्स हैं। यदि चिटली अंगुली में 2 डिजिट हों इसका मतलब इस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। तो हाथ का एक्सरे करके कितने डिजिट्स हैं उनको आप काउंट कर लो, तो उस बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी होगी उसका अपने को पता लग जाएगा। तो इसके अंदर पहली जो अंगुली है यानी अंगूठा, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं और बाकी अंगुलियों में 3-3 डिजिट्स हैं। अब ये डिजिट्स की संख्या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल दिया ये ह्यूमन को फोकस करके दिया है। अब आप घोड़े की टांगे देखो, गाय भैंसों की टांगे देखो, गधे की टांगे देखो, तो उनमें ये पैटर्न क्या होगा, अलग अलग तरह का होगा, क्योंकि वो टेट्रापोड है। हाथी है अलग तरह की स्ट्रक्चर है, ऊँट की टांगे हैं अलग तरह की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये जो मैंने हाइपोथेटिकल जो डायग्राम बनाया ये अपने ह्यूमन को फोकस करते हुए बनाया है। तो अंगूठे के अंदर आप देख लो 2 हड्डियाँ हैं और बाकी जो उंगलियाँ हैं इसके अंदर 3-3 हड्डियाँ हैं। और इसका
जो फॉर्मूला होगा फेलेंजियल फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा 2 3 3 3 3। तो इसको अंगुलाब सूत्र या फेलेंजियल फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्यों का फेलेंजियल फॉर्मूला क्या हो गया 2 3 3 3। इसी तरह कई बार ह्यूमन का डिस्क्रिप्शन करते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी है, जैसे मेरे माथे पे निशान है, यहाँ पर चोट का निशान है, ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है। ठोड़ी में जैसे तिल है, ये पर्सनल आइडेंटिटी है। मान लो किसी आदमी का अंगूठा एक्सीडेंट में कट गया, अब कट गया तो उसका फेलेंजियल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 3 3 3। तो कई बार अपराधियों की पहचान होती है, अपराधियों का जो आइडेंटिफिकेशन है उनके अंदर ये फेलेंजियल फॉर्मूला काम में आता है। कई बार उंगलियां बनती नहीं है, पूरा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन नहीं होता है, कॉम्पिटेंस नहीं होता है, प्रॉपर ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होती है। तो कई बार हाथ है ये मुकदर के जैसे हो जाते हैं स्टम्प से। उस केस में ये जो स्कीम है ये काम में आती है। तो ये एक नट सेल में ऑस्टियोलॉजी का खाका। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, स्केलेटन इज दैट स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, skeleton is divided into exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton is that part which is present outside the body and it is represented by nails, claws, horn, hoof, scales and hairs, while endoskeleton divided into two parts, axial skeleton which is present in main axis of the body and appendicular skeleton which constitutes the forelimb and hind limb. In axial skeleton, the main constituent parts is represented by skull, vertebral column, sternum and ribs. In forelimbs, the main constituent parts are pectoral girdle, followed by humerus, which is followed by radial ulna, which is followed by carpal, metacarpal, and at last by phalanges. Likewise, this in hind limb, it is represented by pelvic girdle, followed by femur, followed by tibia fibula, followed by tarsal, then metatarsal, at last by phalanges. And first constituent part is skull, then vertebral column. Vertebral column is made up of 5 main division: cervical division, thoracic division, lumbar division, sacral division and caudal division. And on the basis of centrum, vertebrae may be acillous, A means absent, procellus, in which in anterior part there is concavity and in posterior part there is convexity. In metacellus, in this vertebrae there is convexity in anterior part and concavity in posterior part. In case of amphicoelous vertebrae, on both sides, anterior posterior part represented by concave cavity, and in case of heterocoelous, both anterior and posterior parts are Humpty Dumpty like, represented by small ridges and small furrows. So it is all about the skeleton in a nutshell. ये इस बॉक्स में ह्यूमन स्केलेटन ओरिजिनल स्केलेटन है और ये किसी अंग्रेज का डोनेट किया हुआ है। इस स्केलेटन में आप देख रहे हो ऊपर ऊपर कपाल है, जैसे इसकी मेन एक्सिस में कपाल है, उसका ये रीढ़ की हड्डियां हैं, दोनों तरफ ये पसलियां हैं, बीच में स्टर्नम दिखाया है। अब कपाल के अंदर पूरा ये ब्रेन बॉक्स है, क्रेनियम है, इसके नीचे ये मैंडिबल है, इसका निचला जबड़ा ये जुड़ा हुआ है, और इसमें वर्टिब्री है। वर्टिब्री आप देख रहे हो गर्दन के अंदर 7 वर्टिब्री है, उसके बाद फिर थोरेसिक वर्टिब्री है, फिर लंबर वर्टिब्री है, उसके बाद सैक्रल वर्टिब्री है, और सैक्रल आप देख रहे हो नीचे ये फ्यूजन दिखाया है, इसके अंदर 4 वर्टिब्री का फ्यूजन है, और लास्ट के अंदर कॉसिक्स होती है, छोटी सी पॉइंटेड पार्ट। ऊपरेंगे कंकालों में पेल्विक गर्डल, ये कंधे वाले पार्ट में पेल्विक गर्डल, जिसके अंदर 3 हड्डियां हैं, सुप्रा स्कैपुला, स्कैपुला, कॉर्कोइड, और ये जो पार्ट है ये हसली बोलते हैं इसको, क्लेविकल हड्डी होती है और क्लेविकल हड्डियां हैं। और इसके बाद में इसमें जो कैविटी होती है ग्लिनोइड कैविटी, इसके अंदर ये ह्यूमरस जुड़ी है, ह्यूमरस से ये 2 रेडियोल्ना जुड़ी, आप देख रहे हो रेडियो है, एक अल्ना है, अल्ना हड्डी है वो थोड़ी लंबी होती है,
रेडियो है वो छोटी होती है। रेडियो होने के बाद में इसमें कार्पल हैं, कार्पल के बाद में मेटाकार्पल हैं, और मेटाकार्पल से ये फैलेंजेस जुड़ी है उंगलियों की। तो अंगूठे के अंदर दो डिजिट्स हैं, बाकी उंगलियों के अंदर 3 डिजिट्स हैं। इसी तरह हाइंड लिम्ब के अंदर ये पेल्विक गर्डल दिखाई है इसके अंदर, और दोनों की पेल्विक गर्डल है वो फ्यूज होती है इसमें। इनके बीच की जो बेसिन है इसको पेल्विक बेसिन बोलते हैं। इसके अंदर गर्भ में जब बच्चा डेवलप होता है तो उसका हेड जो होता है वो इसके अंदर जैसे फिट रहता है, और गर्डल को देख, पेल्विक गर्डल को भी देख के अपन पता लगा सकते हैं कि ये कंकाल आदमी का है या औरत का है। ये स्केलेटन जैसे मेल का है, क्योंकि इसका जो पेल्विक बेसिन है बहुत संकड़ा है। यदि ये कंकाल फीमेल का होता है तो उसका पेल्विक बेसिन है वो थोड़ा चौड़ा होता है। इस पेल्विक गर्डल में 3 हड्डियां हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इसकी जो कैविटी होती है इसको एस्टेबुलम बोलते हैं। इस एस्टेबुलम में फीमर जो है वो जुड़ी रहती है। फीमर बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, और पुराने जो आदि मानव थे आज के 15-20 लाख वर्ष पहले, वो इस फीमर हड्डी को एज ए हथियार के रूप में भी काम में लेते थे, क्योंकि इसमें जो आगे जो टिब्रोसिटी है वो हथौड़ी की तरह इसमें काम करती है। इस फीमर से फिर ये 2 हड्डियाँ जुड़ी हैं, इनको टिबियो फिबुला के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में फिर टार्सल जुड़ी है, टार्सल से मेटाटार्सल जुड़ी है, और मेटाटार्सल से फिर फैलेंजेस, क्योंकि ह्यूमन है वो पेंटाडेक्टाइल है, 5 अंगुलियों वाला प्राणी है। तो इसमें जो पहली अंगुली है ये अंगूठे के रूप में रिप्रेजेंट होती है, और बाकी फिर फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। तो ये एक नट सेल में इस ह्यूमन स्केलेटन का बेसिक आर्किटेक्चर और बेसिक डिज़ाइन। और ये हमारा जैसे म्यूजियम है, जोलॉजिकल म्यूजियम, और हमारे पास एनिमल्स का अच्छा कलेक्शन है। लगभग 500 स्पेसिमेन यहाँ पर प्रिजर्व हैं। डायनासोर के मॉडल्स हैं अलग अलग। सो आज का ये ऑस्टियोलॉजी पे जो लेक्चर था ये प्रैक्टिकल बेस्ड था, क्योंकि हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के वीडियो भी हम बनाएंगे, जिसमें ऑस्टियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट होंगे तो इसमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है, आरबीसी काउंटिंग है, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग है, हीमेटोक्रिट वैल्यू है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक्सपेरिमेंट हैं। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनके भी शॉर्ट वीडियोज़ हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आज ऑस्टियोलॉजी का व्याख्यान मैंने आपसे डिस्कस किया है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और एक बार मैं डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। और एक बार सभी स्टूडेंट्स को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।